हमने देशवासियों को देश में उपलब्ध होने वाली बहुत सारी वन औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ या जो हमें जीवन दे सकती हैं, इस तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके विषय में विशद चर्चा की। आज हम एक और चर्चा को लेकर के, एक और जानकारी को लेकर के हम आपके बीच हैं। ये जो आज मैं लेकर के बैठा हूँ, यह औषधि के रूप में नहीं, अभी तो भोजन के रूप में हम ज़्यादा इसको पहचानते हैं। यह एक भोजन का अंग है, एक यह दिव्य अनाज है। हालांकि देश के अंदर हरित क्रांति के अंदर हमने इसको कहीं उस रूप में सम्मिलित नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। इसको जौ के नाम से हम जानते हैं। आयुर्वेद में हम जौ को यव बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको वैद्य भी माना गया है और इसके अतिरिक्त इसको धान्य राज कहा गया। जौ को धान्य राज कहा गया। यदि बॉटनिकली हम बात करते हैं तो इसको होर्डियम वल्गेर बोलते हैं। इसको होर्डियम वल्गेर, अंग्रेजी में हम जिसको बार्ली के नाम से जानते हैं, वास्तव में जो ये बार्ली जो है वह होर्डियम वल्गेर जो है, यह बहुत ही दिव्य भोज्य है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारी माताएं, बहनें, वो कहते हैं कि गुरुजी ऐसी कोई वस्तु बताइए जो बुद्धि को बढ़ाती हो। वास्तव में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे जो बादाम है या अखरोट है, इसको बुद्धि वर्धन के रूप में आयुर्वेद में वर्णन है, वो बुद्धिकारक माना गया है। यदि हम वनौषधियों की बात करें तो बहुत सारी वनौषधियाँ भी ऐसी हैं जो बुद्धि को बढ़ाती हैं। हालांकि बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमने एक दिव्य मेधावटी हमारे यहाँ बनती है। मेधावटी भी बहुत अच्छी है। दिव्य जो अमृत रसायन है वह भी बहुत ही कारगर है, या च्यवनप्राश आदि भी सहयोगी बन सकता है। परंतु यदि इकलौती कोई ऐसे अनाज की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि बुद्धि बढ़ाने का कोई अनाज है तो वह यह जौ, यह जो यव है, यह बुद्धिवर्धक अनाज के रूप में हम इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी रोगी के लिए, किसी भी रोग के लिए बहुत ही निरापद यदि कोई अनाज है तो वह वास्तव में यव है। आज जौ को जितना प्रचारित किया जाना था, जितना इसको स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से इसके गुणों को यदि हम जानते, यदि हम इसके गुणों को पहचानते, जितना परिश्रम गेहूं को उगाने के लिए करना पड़ता है उससे कम परिश्रम में यह पौधा उग जाता है आराम से। लोग भी उस जगह पर जौ को लगाते हैं जहाँ गेहूं कम होता है, जहाँ पानी कम है, जहाँ भूमि बंजर या पथरीली है, वहाँ जौ को लगाते हैं। परंतु जौ अत्यंत गुणकारी, अत्यंत लाभकारी अनाज है और इसीलिए इसको आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में भी कहा गया और बुद्धिवर्धक अनाज के रूप में जौ को माना गया। वैसे तो आज बुद्धि की आवश्यकता पहले की अपेक्षा ज़्यादा, बुद्धि की तो हमेशा ही आवश्यकता रही है, पर आज कुछ ज़्यादा ही उसकी आवश्यकता बढ़ी हुई है। जब बुद्धि की बात आई तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि अनाज के रूप में कोई ऐसा द्रव्य है जिसको हम सेवन करके बुद्धि बढ़ा सकते हैं तो निर्विवाद रूप से यह यव है, यह जौ है। शायद मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि बिहार प्रांत वैसे आर्थिक रूप से विपन्न जरूर हो पर बुद्धि के रूप में सबसे अग्रणी है। ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है क्योंकि जो बिहार है, झारखंड है, वहाँ पर सत्तू का सेवन बहुत किया जाता है। तो सत्तू के रूप में जिन अनाजों का सेवन किया जाता है उसमें जौ मुख्य है। द्वितीय अनाज के रूप में हम चना को ले सकते हैं। काला चना और जौ का बना हुआ जो सत्तू जो है वह बहुत पिया जाता है। तो जौ बहुत शीतल है, बहुत पौष्टिक भी है। शीतल होने की वजह से यह शरीर की उष्णता को ख़त्म करता है। अतिरिक्त जो एक्सेस बढ़ा हुआ पित्त है उसको यह शांत करता है। तो पित्त के शमन के लिए, बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए और खांसी के लिए भी, यदि और कुछ भी नहीं, यदि इस जौ को जला करके, इसके राख को जला करके, इसके राख को पाउडर करके आप रख लें, राख को छान करके रख लें, यदि 1-1 ग्राम राख सुबह शाम शहद से चिटा दिया जाए, खांसी के लिए, कफ के लिए, बलगम के लिए बहुत ही अचूक औषधि है। इसका राख सिंपल जैसे जौ है, जौ यदि ये पंचांग मिल जाए तो पूरा उखाड़ करके इसका आप
जला करके राख बना करके रख सकते हैं। ना मिले तो जो घर में जौ है उसको भी आप आग में जला दीजिए, आराम से जल जाता है। जलने के बाद में उसको पाउडर करके रखिए। यदि 1-1 ग्राम उस राख को आप पानी से सेवन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका पेशाब खुल करके होने लगेगा। किडनी के लिए अच्छा है और आपके पथरी के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिसको खांसी है, शहद मिलाकर चटा दें सुबह शाम। यदि आप शहद के साथ चाटते हैं तो उससे खांसी ठीक हो जाती है। श्वास के रोगियों के लिए भी ये लाभकारी है। दूसरी बात ये आती है कि जब कोई डायबिटिक होता है तो जो मधुमेह का रोगी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि किस अनाज का सेवन करें हम। जब मधुमेह की बात आती है तो मधुमेह के रोगी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अनाज के रूप में हम क्या सेवन करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मधुमेह के रोगियों के लिए। कोई निरापद अनाज है तो मैं कह सकता हूँ कि जौ सबसे निरापद अनाज है। तो जौ के रूप में आप मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। जैसे आप 10 ग्राम जौ ले लें और 5 ग्राम तिल ले लें और 3 ग्राम मेथी ले लें। मेथी, तिल और जौ, यदि इसको रात को दरदरा कूट करके मिट्टी के बर्तन में 400-500 ग्राम पानी में आप भिगो दीजिए। भिगो करके सुबह आप उसको मसल लें। वो थोड़ा बैठ जाएगा, थोड़ा लेसा हो जाता है मेथी की वजह से। फिर थोड़ा सा बैठ जाने के बाद में उसको नितार करके छान करके पिएं। यदि सुबह खाली पेट नियमित रूप से पीते हैं तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। और जिनको डायबिटीज़ की वजह से दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं रहती हैं, किडनी डैमेज होने की, रेटिनोपैथी की या और दूसरी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको रोकने के लिए भी यह एक अचूक, बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल औषधि है। जिसको पेशाब कम होता है, जिसको पेशाब में जलन रहती है या जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उन रोगियों के लिए भी यह एक बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर प्रयोग है। मात्र 10 ग्राम जौ, 5 ग्राम तिल और 2.5-3 ग्राम ले लीजिए मेथी। तीनों को रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो करके आप सेवन करें तो इससे अंदर की गर्मी शांत हो जाएगी, जलन और दाह भी शांत हो जाएगा। जो पेशाब रुक रुक करके आता है उसके लिए भी यह लाभकारी है। तो मधुमेह के रोगी नियमित रूप से इसका सेवन करें। और मधुमेह के रोगियों के लिए मेरा एक सविनम्र आग्रह है कि वो जौ की मिस्सी रोटी, जौ, चना और गेहूँ, इसको मिला करके मिस्सी रोटी का ही सेवन करें। हालांकि आरोग्य आटा के अंदर भी हमने जौ को डाला हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए वह आरोग्य आटा भी सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो कमज़ोर हैं, घर में आजकल बोर्नविटा और अलग अलग तरह के बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त समझ करके खिलाते जाते रहते हैं, मेरे हिसाब से वो इतने गुणकारी नहीं है। आप सिंपल यदि आप जौ का दलिया बना लें, जौ, चना, सोयाबीन, गेहूँ, जौ, चना, सोयाबीन, गेहूँ, यदि 4 अनाजों को भी अपने हिसाब से मात्रा निर्धारण कर करके यदि आटा बना करके रोटी नियमित रूप से अपने बच्चों को देते हैं तो जो मिनरल्स चाहिए, जो कैल्शियम, आयरन वगैरह की शरीर की जो आवश्यकता होती है, जो मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वो काफ़ी मात्रा में हम इससे पूर्ति कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप जौ को भोजन का अभिन्न अंग बना लें। हालांकि आरोग्य आटा के अंदर भी हमने जौ को डाला हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए वह आरोग्य आटा भी सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। कि सत्तू के रूप में बिहार में, झारखंड में बहुत सेवन किया जाता है, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। तो ये सत्तू का जो पेय है वह बहुत ही गर्मी का शमन करता है। सत्तू बनाने की विधि यही है कि इसको जौ को आप भून लें, चने को भून लें, भूनने के बाद में उसको पाउडर कर करके उसको चूर्ण बना करके रख लें तो वो सत्तू तैयार हो जाता है। उसको मिश्री मिला दें या मीठा मिला करके पानी में घोल करके यदि आप पीते हैं तो गर्मी का शमन करती है, पेशाब खुल करके लाती है, भूख की निवृत्ति करती है, शरीर के लिए हितकारी है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उन कमज़ोर बच्चों को भी आप यदि उसकी खीर बना करके खिला दें। खीर बनाने के लिए आप दलिया मोटा मोटा कूट करके रात को पानी में भिगो दें। भिगो करके सुबह वो पानी भी आप पी सकते हैं, जैसे मैंने बताया मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। उसके बाद में जो दलिया बचा उस दलिया को आप दूध में पकाएं, दूध में पका करके वो खीर तैयार हो जाता है। वह खीर आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बहुत ही पौष्टिक
पौष्टिक है, ताकत देने वाला है, उससे शरीर की सुंदरता और सौष्ठव को भी बढ़ाने वाला है। जौ जो है यह रक्त शोधक भी है, यह त्वचा की सुंदरता को भी बढ़ाता है, स्किन की जो शाइनिंग है उसकी भी अभिवृद्धि करता है। कॉस्मेटिक के रूप में भी यदि आप जौ को बहुत बारीक पाउडर पीस करके उसमें आप खीरे का थोड़ा रस निकाल लें और टमाटर का भी थोड़ा रस निकाल लें, खीरे का रस, टमाटर का रस, और इसको कपड़छन कर लें, जौ के आटे को कपड़छन जौ का आटा यदि आप चेहरे पर लगाते हैं तो कुछ दिन आप लगाइए, उबटन की जगह पर जौ का आटा और खीरे का रस और टमाटर का रस आप प्रयोग करिए और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी चेहरा सुंदर हो जाएगा, दमकने लगेगा। हालांकि आजकल हमने एक कांति लेप कर करके सुंदरता की लेप बनाया हुआ है, एक ब्यूटी क्रीम भी हमने बनाई हुई है, तो उन सब चीज़ों की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटी क्रीम्स लगाने से कलर परिवर्तित नहीं हो जाता है, पर जो प्राकृतिक कलर है, जो आपका जो एक्चुअल जो रंग है, वह रंग आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। जो रंग है कहीं हमारा डार्क हो रहा है, कहीं लाइट हो रहा है, कहीं पीला हो रहा है, कहीं काला हो रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप उस तरह से करना चाहते हैं तो भी यह जौ के द्वारा संभव है। तो जौ का आप उबटन लगाएं, जौ के आप भोजन करें, दोनों ही तरह से बाह्य और आंतरिक रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो डायबिटीज़ के रोगी हैं वो बहुत ध्यान दे दें, मात्र यदि जौ को ही इसको पीस करके पूरा रात करके भिगो दें और सुबह जो है छान करके उसको पीते हैं तो उससे भी मधुमेह में लाभ होता है। और आयुर्वेद के अंदर एक और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है इस जौ का, उसको हम यवक्षार बोलते हैं। यवक्षार बनाने की जो विधि है, इस जौ को जैसे अभी खेत में ये आधा पका हुआ जौ है, इस जौ को टुकड़े कर दें और इसको जला दें, पूरा जला करके इस राख को एक बर्तन में डाल दें। बर्तन में डाल करके हर 10-15 मिनट में उसको अच्छी तरह से हिलाते रहें। हिलाने के बाद में सारी राख नीचे बैठ जाती है, ऊपर कुछ तिनके वगैरह तैर रहे हों उसको निकाल के फेंक दें। फिर उस पानी को नितार लें, नितारने के बाद में उस पानी को पकाते रहें, धीरे धीरे उस पानी को पकाएं। पकाने के बाद में वह पानी गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद में उसमें से एक थोड़ा सा मटमैले कलर का आपको एक द्रव्य प्राप्त होता है, उसको यवक्षार बोलते हैं। यवक्षार का मतलब हो गया कि यव का जो सार है वह है वो। तो यवक्षार बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे रोगों में। यवक्षार को दिव्य कहा गया है, यवक्षार को अमृत कहा गया है। तो हम आयुर्वेद में जो किडनी के रोगी हैं उन किडनी रोगियों में हम यवक्षार यूज़ करते हैं। यवक्षार और हम यूज़ करते हैं पथरी के रोगों में, मूत्र संबंधी रोगों में आप पानी से ले लीजिए, खांसी के लिए आप शहद से ले लीजिए। एक समय की मात्रा आधा ग्राम से 1 ग्राम आप सेवन कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके लीवर के लिए यवक्षार बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारे रोगों में यवक्षार अग्नि का दीपन करती है। जिनको भूख कम लगती है, यदि 1 ग्राम लगभग यवक्षार रोटी में रख करके थोड़ा सा घी रोटी मिला करके शुरू में खाएं तो इससे भूख की अभिवृद्धि होगी, जो पाचन है उसकी अभिवृद्धि होगी। जिनको कम पेशाब की समस्या है वह भी इसको थोड़ा सा पानी के साथ ले लेते हैं तो पेशाब खुल करके होने लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जौ, इसको दिव्य अनाज कहा गया है, इसको जो है धान्य राज कहा गया है। हवन करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पंडित लोग यव और तिल को बहुत ही पवित्र अनाज में इसकी गणना शास्त्रों में बताई गई है। इसके पीछे यही हेतु है कि यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। यदि इसको अग्नि में हवन भी हम करते हैं तो इससे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को, यह बाहर की बैक्टीरिया को समाप्त करती है। तो इसी तरह से यदि हम इसका सेवन करते हैं तो इस देहगत जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका भी वह जो है समन करती है। इसीलिए ज़रूरी है कि यह इसका आप सेवन करें। और गर्मी के लिए यह बहुत ही मुरीद और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप गर्मी के रोगों के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर के अंदर बढ़ती हुई जो टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी जौ बहुत ही कारगर है। तो उसको नियमित रूप से यदि आप जौ का सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो रहे हैं उन तत्वों को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। यवक्षार बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे रोगों में। और आज की बढ़ती हुई जो प्रदूषण है, आज की बढ़ती हुई जो समस्या है, आज जो है जहरीला होता हुआ जो खाद्यान्न है, साग सब्जियां हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस जौ का सेवन करें। जौ के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी खेती की अभिवृद्धि करें, इसको बढ़ावा दें और जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य मिल सके
और बंजर भूमि में भी हम इसको उगा सकें, उसका उचित मिल सके, उचित मूल्य मिल सके। यही प्रयत्न पतंजलि योगपीठ के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के रूप में हमने प्रारंभ किया है। तो जिससे कि हम मिला जुला अनाज खाएं। हमारे भारतवर्ष के अंदर रोगों के शमन के लिए औषधियों पर कम निर्भरता थी, औषधियों की जगह पर ज़्यादा निर्भरता हम लोग भोजन पर रहते थे। संयमित जीवन, उचित भोजन, ऋतु अनुकूल भोजन, तो मिले जुले ये सब अनाज, जौ, गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, जितने भी जो अनाज हैं प्रकृति के द्वारा हमारे देश के लिए वरदान हैं। हम पुनः उन सभी तरह के अनाजों की सेवन की परंपरा को बढ़ाएं, उसका सेवन करें। अपने शरीर के लिए, अपने देह के लिए जिन मिनरल्स की ज़रूरत है, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन्स की, तो हम इन सब चीज़ों के लिए हम गोलियों पर निर्भर न हो, अपितु अनाज के द्वारा ही हम इन तत्व को, इन पोषक तत्वों को, इन मिनरल्स को अपने अंदर हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के अनाज का सेवन करिए। आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया के रूप में पतंजलि योगपीठ ने ये पहल किया है। आज हमें प्रसन्नता है कि देश के हजारों लोग उसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम किसानों की समृद्धि चाहते हैं। किसान को इस बात का पता नहीं है कि किस अनाज में क्या गुण है। किसान को तो यह पता है कि जिस अनाज में उसको थोड़ा मूल्य मिलेगा वह उसको उगाने का प्रयत्न करेगा। तो जो बंजर भूमि में कम लागत से, कम पानी में भी पैदा होने वाले जो गुणकारी अनाज हैं, उनको अनाज के रूप में नहीं, अभी तो हम जीवनदायी दिव्य एक औषधि के रूप में, एक जीवन रक्षक, एक टॉनिक के रूप में यदि हम उसको प्रचारित करें, लोगों तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से इससे लोगों का भला होगा, लोग स्वस्थ होंगे, देश समृद्धशाली होगा और किसानों को आर्थिक रूप से इससे संपन्नता मिलेगी। तो यह जो अनाज है, यह जो यव है, यह जो जौ है, यह जो धान्य राज है, इस राज को हम, इसको गुणों को समझें, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हों, समाज के अंदर लोगों को इसके लिए हम प्रेरित करें, तो निश्चित रूप से विविध व्याधियों से, रोगों से हम बच सकें। इसके बहुत सारे अनंत गुण हैं इस यव के, इस जौ के। सामान्य रूप से जो हम प्रयोग कर सकते थे वह मैंने आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया, वह मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। तो आप इसको जानें, समझें। देशवासियों से, हमारे प्रति प्रेम रखने वाले सभी भाई बहनों से ये ज़रूर कहूँगा कि आज से अपने भोजन में जिस तरह से आप गेहूँ चावल को अपनाते हैं, इसी तरह से जौ को भी अपने भोजन का अंग बना लें, जिससे कि आप आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, घर को सुंदर खुशहाल रख सकें, रोग मुक्त रख सकें। देश रोग मुक्त विश्व बनाने का यह महाअभियान उचित आहार, ऋतु अनुकूल आहार और शरीर के प्रकृति अनुकूल आहार के द्वारा भी हम कर सकें, यह महाअभियान पतंजलि योगपीठ का, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का। तो आज आपने जाना कि यह जौ मात्र एक अनाज नहीं है, अभी तो यह धान्य राज है। जो भी हम भक्षण करते हैं उनमें यह राजा है। और कोई बुद्धिवर्धक अनाज है तो यह जौ है। तो बच्चों की बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की IQ लेवल आप अच्छा बनाना चाहते हैं, ज़रूर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप जौ का सेवन करिए, दलिया बना के खाइए, जौ की खीर बना करके खाइए, जौ की रोटी बना करके खाइए, जौ की सत्तू बना करके आप पीजिए, और जौ को जला करके राख बना करके चाटने से भी आप बहुत रोगों से बचेंगे। और यदि क्षार बना करके सेवन किया तो निश्चित नए यौवन ही आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत ही धातु रोग और दूसरे प्रमेह और पड़दर का भी वो नाश करती है। तो हमने आपको प्रयत्न किया इस बात को बताने का कि यह बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। तो कल फिर हम आपके बीच होंगे एक और गुणकारी, लाभकारी किसी नई जानकारी के साथ।